to our worthy Vice Chancellor to say some words, please, for today's. Very good morning to all of you. Good morning, ma'am. So, how was your experience in this university? कैसा रहा? अच्छा लगा? Yes, ma'am. आपको सबसे अच्छी क्या चीज लगी? एक बात जरूर बताएं. So, raise your hands who want to speak. None? खाना ही बता दो अच्छा लगा. आपने अभी कहा I am the best, है ना? बोला ना I am the best. फिर I am the best तो फिर कोई हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए ना. हम यूनिवर्सिटी में आपको इसलिए बुला रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप सब कुछ जाएं, इसलिए कि आप खुलकर बोलें, क्योंकि आपका जितना एक्सपोजर होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ना चाहिए. तो आप एक अच्छे रूम में बैठते हैं तो पहली बार थोड़ा सा डरते हैं, फिर दूसरी बार तीसरी बार तो आज तो सेकेंड डे है आपका, है ना? सो यू शुड ओपन आउट. तो बताइए खाना अच्छा था? Yes, ma'am. बहुत से लोगों ने खाना फेंका? नहीं फेंका. फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. इफ यू डोंट वांट टू ईट इट तो आप पैकेट को लेके जाइए, किसी जानवर को भी डालिए, बट डोंट पुट इट इन द बिन. ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत से खाना मिलता है ना, और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. नंबर 2, आपकी इंटरेक्शन हुई साइंटिस्ट से? ठीक है. आपको नई चीजें सीखने को मिली? ठीक है. तो मुझे आपको सिर्फ एक ही गुण देना है. वो गुण ये कि जब भी आप किसी एक व्यक्ति से बात करें या एक व्यक्ति से लेक्चर सुने तो उसके बाद आप आत्ममंथन करें कि आज मैं इस कमरे से बाहर निकल के कैसा बेहतर हुआ, कौन सी चीज थी जो मुझे नहीं पता थी और आज इस लेक्चर से पता चली. ठीक है. तो आपने इस यूनिवर्सिटी में जो 2 दिन बिताए उससे हमें आपकी प्रतिभाओं का पता चला कि आप कैसे हैं, कितने गुणवान हैं, और हम सच में कल बहुत खुश हुए कि जो लोग ग्रामीण अंचल से आने वाले बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा बोल रहे थे. Many of them spoke so well in English कि हमें लगा कि वो कहीं अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से आ रहे हैं. लेकिन इसका मतलब है कि टीचर्स को भी दाद देनी चाहिए जिन्होंने आपको ये शिक्षा दी, जिनको इतना अच्छा संवाद करना आपको सिखाया. तो जरूरी नहीं है कि आप भाषा अंग्रेजी बोले, आप चाहे हिंदी ही बोले, लेकिन आपकी बात में इतना प्रभाव होना चाहिए कि दूसरा आदमी कहे कि हाँ हमने किसी व्यक्ति से बात की. राइट? तो मैं अगर हिंदी बोलती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ, तो मेरी दोनों भाषाओं में मेरा जुड़ाव होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भी मैं अंग्रेजी तो बोलती हूँ लेकिन मैं कितना प्रभावशाली ढंग से बोलती हूँ, ये देखने की बात होती है कि कितनी आपकी बात दूसरे के मन और मस्तिष्क दोनों में जाए. राइट? सो 1-to-1 कांटेक्ट एकदम आपको बिल्ड करना होता है. तो आपकी कल का जो संवाद हमारे साथ हुआ तो मुझे लगा कि अपरिमित संभावनाएं आप लोगों में छिपी हुई है. और जो मैं कल भी स्टेज से बोला था कि हम अब ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हम नौकरियां नहीं ढूंढेंगे. ठीक है? बहुत सारी भिवानी की समस्याएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो बच्चे हमारे पास कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में, और कंपटीशन की तैयारियां करते हैं दूसरी जगह बैठकर. मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर किसी बच्चे ने 12वीं तक की किताबों को, जो NCERT की किताबें आप पढ़ते हैं, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई है, और आप हैरान होंगे, शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि जो UPSC क्लियर करते हैं वो भी NCERT की किताबें पढ़ते हैं 10वीं 11वीं 12वीं की. तो किताबें कितनी अच्छी है कि UPSC में वहां पर पढ़ते हैं, तो हम 10वीं 11वीं 12वीं के सिलेबस को अच्छे से यहीं कर ले तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है. तो जो किताबें आपको मिली हैं उनको अच्छे से, उनको उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, उसको अच्छे से बटोरिए. लेकिन ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने एक क्लर्क की नौकरी रखनी है. आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए. जो व्यक्ति कभी अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी? और अगर नहीं पढ़ी तो उसको जरूर पढ़े. वो रामेश्वरम जगह है एक तमिलनाडु के अंदर, वहां वो पैदा हुए. ठीक? और मछुआरे परिवार हैं ज्यादा वहां पर, और एक ब्राह्मण के घर के बाहर वो आवाज सुनते थे तो उनके मंदिर में जाकर कथा सुनते थे रामायण की. तो
तो उसमें आता था कि तीर दो ही, आप अभी रामायण के अंदर देखते हैं कि तरकश में 2 ही तीर पड़े हैं, है ना, और 2 तीर से ही सारा होता है। तो बेसिकली है क्या ये सारी कहानी? अभी आपने कल फिजिक्स पर, क्वांटम फिजिक्स पर एक लेक्चर सुना था, तो क्वांटम फिजिक्स है क्या बेसिकली, इसके ऊपर सोचिए, और कितनी अपरिमित संभावनाएं उस क्वांटम के अंदर ही पड़ी हुई। सारी चीजों में से एक वेव्स जो है, हम में से भी वेव्स निकलती हैं। आपने कभी कभी सोचा होगा कि किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आकर्षित हो जाते हैं, और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसका ऑरा बोलते हैं उसको, कि उसका ऑरा बहुत अच्छा है। किसी को हम देखते भी नहीं, पर सुनने की भी कोशिश नहीं करते। तो क्या है ये सब चीजें? ये सब चीजें आपके अंतर मन से निकलती हैं। जितना शुद्ध आपका मन होता है उतना ही ऑरा आपका प्रबल हो जाता है। तो आपके शुद्ध अंतःकरण अगर है तो आपका भी प्रभाव दूसरे के ऊपर खुद ब खुद होगा। एक ऋषि मुनि देखिए क्या होता है इनके पास, क्या खाते हैं ये? कुछ भी नहीं खाते। एक कुरुक्षेत्र में व्यक्ति है, मुनि है, वो केवल 1 किलो लस्सी पीते हैं सारे दिन के अंदर, कुछ खाते ही नहीं, सारी जिंदगी खाया नहीं है, वो भी जी रहे हैं, लेकिन प्रभाव कितना जबरदस्त है, कितना आत्मबल उससे पैदा होता है। तो उनको भी, कलाम जी को भी वहां से प्रेरणा मिली और वो मिसाइल मैन बन गए। आप सोचिए कि मैं 2086 में रामेश्वरम गई थी, और उस वक्त मैं 1 कप दूध ढूंढती रही, पूरे रामेश्वरम शहर में 1 कप दूध नहीं मिला। और उस समय जो वाहन था वो इक्का था। इक्का वाहन समझते हैं, जो एक छोटा सा खच्चर सा उसको होता है और उसकी छत होती है, जैसे पिक्चर में, पुरानी पिक्चर में आप देखते हैं ना, तो उस इक्के में हम घूमे रामेश्वर। तो जब 86 में ऐसी स्थिति थी, आप सोचिए जब वो बालक थे तो कितनी स्थिति में होंगे, और कितना पैसा उनके पास था? कुछ नहीं था। अपनी प्रतिभा के आधार पर वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए, और आज भी अगर हम उनका नाम लेते हैं तो कितने इज्जत मान हमारे मन में उनके लिए उभरता है। तो कमी आप में कहीं नहीं है। मैं अक्सर इस रामायण की चौपाई से प्रभावित होती हूँ और अपनी उसे याद भी करती हूँ, और मैं हर बच्चे को कहती हूँ कि जो चीज अच्छी लगे उसको याद करें। कविता केवल बोलने के लिए नहीं होती है, कविता आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होती है। तो जिस चीज कविता को आप याद कर लेते हैं, आपका व्यक्तित्व भी वैसा बनता है। तो वो मैं चौपाई बोलूंगी, और उस चौपाई को आप सिर्फ सुनिए और फिर उसको मनन करिए और उसको याद करिए और रोज बोलिए उसको। आप रोज बोलेंगे तो हनुमान जी की कृपा होगी ही होगी, ठीक है। और वो क्या है कि एक बार जब रावण जो है सीता जी को उठा कर ले गए और कहा कि अब हनुमान जी जा सकते हैं, समुद्र को तो और कोई पार नहीं कर सकता, समुद्र को पार करने की शक्ति सिर्फ पवन पुत्र में है। तो उनको कहा कि तुम जाओ। तो हनुमान जी कहते मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, क्योंकि उनको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। तो उस समय जो जामवंत थे उन्होंने उनको ये चौपाई बोली, कह रीचपति सुन हनुमाना, क्यों चुपसाद गयो बलवाना, पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम माही। ठीक है, तो तुम तो बलवान हो, बल बुद्धि विद्या विज्ञान सब तुम्हारे पास है, तो सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। केवल तुमने एहसास करना है कि मेरे अंदर ये शक्ति है, मैं ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और आप उसको करने के लिए समर्थ होंगे। ऐसे आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Vigyan Bharati Haryana Pran is working to promote Swadeshi science among youth of Haryana. Dr. Anurag Gaud received his PhD degree from IIT Roorkee in 2007 and presently working as an associate professor in Department of Physics, Netaji Subhash University of Technology, New Delhi. Before joining this university, Dr. Gaud served for National Institute of Technology, Kurukshetra for 14 years. Dr. Gaud has research work on functional nanomaterials, energy storage devices and spintronics. He has published more than our students. सभी को मेरा नमस्कार। इस सभागार में उपस्थित प्रोफेसर खटकर, प्रोफेसर मदान and all the respected teachers and dear students.
So I think all you are comfortable in Hindi. Can I continue in Hindi or English? Okay. तो आज जैसे कि जो साइंस कॉन्क्लेव का जो ये सेशन है, वो इस सेशन का टाइटल है द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट या कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंस। आई विल टॉक, आज हम बात करेंगे कि भारत का क्या योगदान है विज्ञान के क्षेत्र में। आप लोग केवल मॉडर्न साइंस के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है और हम लोग मॉडर्न साइंस में भारत का क्या योगदान है उसके बारे में जानते हैं। अगर वैज्ञानिकों के बारे में भी हम जाने तो आपको आइंस्टीन का पता है, न्यूटन का पता है। तो ये सब वैज्ञानिक जो मॉडर्न साइंस है, जो अब से लगभग 400 या 500 साल पहले मॉडर्न साइंस लिखी गई, उन वैज्ञानिकों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन भारत हजारों साल पहले से है और भारत की क्या स्थिति विज्ञान के क्षेत्र में थी, स्पेशली वैदिक काल के अंतर्गत और वैदिक काल में, उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ बताऊंगा आपको। पर्पज क्या है? पर्पज इस तरह की बातें करने का या इस सब इतने प्राचीन काल में जानने का इसलिए है क्योंकि भारत की जो स्थिति विज्ञान के क्षेत्र में आज है उससे भी कई गुना बेहतर स्थिति प्राचीन काल में थी। और यदि आप जानेंगे उसके बारे में कि भारत की क्या स्थिति थी प्राचीन काल में, तो आपको बड़ा प्राउड फील होगा। और यही पर्पज है कि आपको एक इंस्पिरेशन हो, क्योंकि भारत में जब मैकाले की शिक्षा प्रणाली लागू की गई तो उसमें सबसे पहला काम यह किया गया कि भारतीयों के अंदर हीन भावना पैदा की गई कि जो अंग्रेज लोग हैं दे आर द बेस्ट। एक इंफीरियरिटी का भाव भारतीयों के अंदर डालने का काम उस शिक्षा प्रणाली ने किया। लेकिन अगर भारत को हमें पुनः विश्वगुरु बनाना है या उस ऊंचाइयों पर जिस पर भारत था जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, तो भारत एकमात्र ऐसा देश था जो पूरी दुनिया को हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता था और पूरी दुनिया का हर क्षेत्र में भारत ही अग्रणी था, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्म का क्षेत्र हो। तो विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि थी भारत की, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, प्राचीन काल में से लेके और मॉडर्न साइंस तक। मॉडर्न साइंस के कई वैज्ञानिकों की चर्चा अभी बाद में हुई, लेकिन उससे पहले भी जो भारत के विज्ञान की परंपरा है कितनी समृद्ध थी, उसके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी बातें चल रही थी कि एक कविता भी मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा ताकि बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे और आप महसूस करें कि क्या भारत की स्थिति विज्ञान के क्षेत्र में थी। तो भारत एक अद्भुत देश है, आप सब जानते हैं। और भारत की जो परंपरा है वो भारत की परंपरा मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भाग भवेत्, कि सब सुखी रहें, सब निरोगी हों और कोई कष्ट का भागी ना हो। इस सोच के साथ भारत के लोगों ने काम किया। और आप सब लोग जानते हैं कि पहले भारत के अंदर जो पढ़ने पढ़ाने की परंपरा थी वो गुरुकुल परंपरा होती थी। और उस परंपरा के माध्यम से जो उस समय जो हमारे वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिनको हम आज जिन लोगों को वैज्ञानिक कहते हैं, उन लोगों को उस समय ऋषि बोलते थे। ऋषि का मतलब होता है स्कॉलर। अगर आप ऋषि की व्याख्या देखेंगे तो ऋषि का मतलब है स्कॉलर। आज हम स्कॉलर कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। तो उनका काम था कि गुरुकुल की परंपरा के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता था। और उसकी खास बात क्या थी? उस चिंतन और मनन की पद्धति के माध्यम से उस समय हमारी पढ़ाई चलती थी। अभी जैसे प्रोफेसर खटकर बता रहे थे, बाद में उन्होंने एक कोट लिखा था कि रीड लेस बट थिंक मोर। पढ़ना कम है लेकिन सोचना ज्यादा है। डिपार्टमेंट फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग गौड़ है और इनसे हम पूछते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर अनुराग गौड़, एसोसिएट प्रोफेसर नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। और आज मैं इस कॉन्क्लेव में यहाँ पे आया हूँ। ये विज्ञान कॉन्क्लेव है और इस विज्ञान सम्मेलन के अंदर आसपास के भिवानी के क्षेत्र के जितने कई हजारों छात्र इस कॉन्क्लेव में भाग ले रहे हैं। और इस का जो थीम है आज के इस कार्यक्रम का, वो थीम है कि भारत की क्या भूमिका रही है विज्ञान के क्षेत्र में। उसके लिए मैंने एक लेक्चर यहाँ पे दिया, क्योंकि मैं विज्ञान के पॉपुलराइजेशन का काम करता हूँ। और ये जो कॉन्क्लेव है ये हरियाणा साइंस
काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान भारती हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित है। और इसके अंतर्गत मैंने एक लेक्चर अपने छात्रों को ये बताया है कि भारत की प्राचीन काल से लेकर मॉडर्न साइंस तक क्या स्थिति थी विज्ञान के क्षेत्र में। हमने अपने प्राचीन काल में ऋषियों से लेकर, चाहे वो महर्षि सुश्रुत हों, आचार्य चाणक्य हों, चाहे वो हमारे महर्षि कणाद हों, हमारे आर्यभट्ट जी हों, उन सब से लेकर और मॉडर्न काल में जेसी बोस, प्रफुल्ल चंद्र रे और एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब के बारे में छात्रों को बताया गया। और पर्पज इसका ये है कि हमारे छात्रों के अंदर हम एक ऐसा उनको इंस्पिरेशन पैदा करें कि वो उससे इंस्पायर्ड होकर ऐसा कुछ बड़ा काम करें जो इस देश के विकास में योगदान करे और इस देश को आगे ले जाने का काम करे। मुझे छात्रों के रेस्पॉन्स को देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्वेश्चंस भी किए और बहुत उन्होंने विलिंगली क्वेश्चंस किए और प्राचीन भारतीय, जो इनको हम ऋषि मुनि कहते थे प्राचीन काल में, जो हमारे वैज्ञानिक जिनको हम आजकल कहते हैं, कि उनका क्या क्या योगदान था उसके बारे में समझा। और मैंने कविता के माध्यम से भी उनको ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से ये विज्ञान का जो आज यहाँ पे सम्मेलन चल रहा है, इसमें आप इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे सीख के आप आगे जा सकते हैं। धन्यवाद सर। सर आप मेरा अगला सवाल ये होगा कि आप जो विज्ञान सम्मेलन जो हुआ है उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? विज्ञान सम्मेलन में अच्छा पार्टिसिपेशन है और वक्ता बहुत अच्छे हैं। मुझसे पहले एक और वक्ता एमडी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर खटकर थे, उन्होंने भी बच्चों को काफी इंस्पिरेशन करने का काम किया। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है छात्रों के लिए भी कि वो, और हरियाणा के स्पेशली छात्रों को, कि वो कैसे विज्ञान को एक विषय के रूप में लेकर आगे बढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम ये रहा है जो अब समापन की तरफ है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे भिवानी में आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।